गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, द राइज ऑफ मगध एम्पायर। इस पर 544 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व के मध्य तीन महत्वपूर्ण राजवंशों हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश ने शासन किया। There were three dynasties who ruled Magadha Empire from 544 BC to 322 BC. The first one was Haryanka dynasty. It was from 544 BC to 412 BC. The second one was Shishunaga dynasty, and it was from 412 BC to 344 BC. And the third one was Nanda dynasty, and it was from 344 BC to 322 BC. अगर हम मगध साम्राज्य की स्थिति की बात करें तो ये उत्तर पूर्वी भारत के बिहार राज्य के मध्य भाग में स्थित था। इट वॉज सिचुएटेड इन सेंट्रल बिहार इन नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया। अगर हम इसके उत्कर्ष के कारणों की बात करें तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध एक छोटा सा राज्य था। इट वॉज अ स्मॉल स्टेट, लेकिन यहाँ की भौगोलिक दशा और यहाँ के जो एम्बिशियस रूलर्स थे, जो महत्वाकांक्षी शासक थे, उन्होंने मगध को एक साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। अगर इसके उत्कर्ष के कारणों की बात करें तो उसमें पहला कारण है लोहे की खानों की उपलब्धता, द अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन माइंस। यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में लोहे की पर्याप्त खानें मौजूद थी, जिससे सेना के लिए अस्त्र शस्त्र बनाने में आसानी हुई। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कृषि में नवीन तकनीक। कृषि में नवीन जो कहें टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया और जिससे कृषि के उत्पादन में, उसके प्रोडक्शन में वृद्धि हुई। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है प्राकृतिक सुरक्षा। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी और जिससे शत्रु के लिए इस पर आक्रमण करना लगभग असंभव था। Its capital, Rajgir, was surrounded by 5 hills, and Patliputra was surrounded by Ganga, Gandak, Son and Ghagra river. So Magadha Empire was encircled by the Ganga, the Son and the Champa river on the three sides and made it impregnable for the enemy. तो प्राकृतिक रूप से इसे सुरक्षा प्राप्त थी, कोई भी शत्रु इस पर आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता था। अगला महत्वपूर्ण कारण है अरूढ़ीवादी क्षेत्र होना, अर्थात यहाँ के लोग बहुत प्रोग्रेसिव थे, वो रूढ़ीवादी नहीं थे। इसके अलावा उपयुक्त जंगलों की उपलब्धता से लकड़ी और कोयले का व्यापक रूप से उपलब्ध होना था। यहाँ पर क्योंकि ये पहाड़ी एरिया था, यहाँ पर पर्याप्त जंगल थे, तो यहाँ से लकड़ी और कोयले की मात्रा भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध थी। अगला महत्वपूर्ण कारण है निचली गंगा घाटी के उपजाऊ क्षेत्र का मगध के अधीन होना। यहाँ की जो भूमि थी, यहाँ की जो ज़मीन थी, वो बहुत फर्टाइल थी, तो उससे प्रोडक्शन में काफ़ी वृद्धि हुई। इसके अलावा यहाँ के जो शासक थे वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। मगध साम्राज्य को आरंभ में इनिशियली इसको कुछ एम्बिशियस रूलर्स मिले जिन्होंने इसे कहें महत्वपूर्ण बना, इसे इम्पॉर्टेंट बना दिया। इसके अलावा गंगा नदी तक आसान इसकी पहुँच थी, जो व्यापारिक मार्ग का भी काम करती थी, जल मार्ग का काम करती थी। इसके अलावा हाथियों की उपलब्धता, यहाँ पर जो है हाथी पर्याप्त मात्रा में यहाँ के जंगलों में उपलब्ध थे और हाथी उस समय सेना का एक महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे, तो इसने भी मगध साम्राज्य को महत्वपूर्ण बनाने में कंट्रीब्यूट किया।
अगर हम मगध साम्राज्य के राजवंशों की बात करें और उसके संस्थापकों की बात करें तो इसमें सबसे पहले नाम आता है हर्यक वंश का। हर्यक डायनेस्टी। और इसका शासनकाल, इसका जो पीरियड रहा वो है 544 से 412 BC, अर्थात 544 से 412 ईस्वी पूर्व। और इसका फाउंडर था बिम्बिसार। बिम्बिसारा वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यका डायनेस्टी। अगला महत्वपूर्ण राजवंश है शिशुनाग वंश, जिसने शासन किया 412 से 344 ईस्वी पूर्व। और इसका फाउंडर था शिशुनाग। इसका जो संस्थापक था वो था शिशुनाग। अगला महत्वपूर्ण राजवंश था नंदवंश, नंदा डायनेस्टी। और इसका पीरियड रहा 344 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व। और इसका फाउंडर था महानंदन। महानंदन इसका संस्थापक था नंदवंश का। तो ये 3 महत्वपूर्ण राजवंश थे जिन्होंने इनिशियली मगध पर शासन किया, जिन्होंने मगध को महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बनाया। अगर हम हर्यक वंश की बात करें तो उसमें सबसे पहले नाम आता है बिम्बिसार का। बिम्बिसारा वॉज the important ruler of Haryanka dynasty. He was the founder of Haryanka dynasty. मगध साम्राज्य का जब राजनीतिक इतिहास का जिक्र होता है तो उसमें हर्यक वंश का सबसे पहले नाम आता है। और इसका शासनकाल 544 से 412 ईस्वी पूर्व तक रहा। बिम्बिसार इस वंश का पहला शक्तिशाली शासक था जिसने 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक यानी बिम्बिसार शोणक या शेने नाम से भी जाना जाता है। इसने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया, उसे मगध साम्राज्य में मिलाया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। इसके समय मगध राज्य की राजधानी थी ग्रीवरज या राजगृह। कहा जाता है कि बिम्बिसार ने अपने राजवहत जीवक को अवंती नरेश चंडप्रदोत के यहाँ चिकित्सार्थ हेतु भेजा था। उसकी पहली पत्नी यानी बिम्बिसार की पहली पत्नी कौशल देवी, ये कौशल राज प्रसेनजित की बहन थी। दूसरी पत्नी लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना थी और तीसरी पत्नी भाद्रकुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। कहा जाता है कि बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने राज्य की स्थिति को मजबूत बनाया। उसने उस समय के शक्तिशाली और महत्वपूर्ण राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बिम्बिसार के बाद दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है अजातशत्रु का। अजातशत्रु जिसने 492 से 460 ईस्वी तक शासन, इसने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके मगध साम्राज्य को हथियाया था और इतिहास में इसे कुणिक नाम से जाना जाता है। इसने अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत काशी और वज्जी संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिलाया। उसके मंत्री वत्सकार ने मतलब वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने का काम किया और उसके कारण ही अजातशत्रु को वज्जी संघ पर विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में अजातशत्रु ने 2 महत्वपूर्ण हथियारों का प्रयोग किया जो है रथमूषल और महाशिला कंटक। इनसे इसने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त की। लिच्छवियों के आक्रमण से बनाने के लिए सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह में एक सुदृढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया। उसके शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ
और बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया। अजातशत्रु के बाद जो महत्वपूर्ण शासक था हर्यक वंश का, वो है उदयन, जिसने 544 ईस्वी पूर्व 460 से 445 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। हर्यक वंश के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण वंश था जिसने मगध पर शासन किया, वो है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जिसने 412 से 344 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इस वंश शिशुनाग जो डायनेस्टी है, इसमें दो महत्वपूर्ण रूलर्स हुए। फर्स्ट इज शिशुनागा एंड सेकंड इज कालाशोका। मतलब दो महत्वपूर्ण शासक हुए इस वंश के, शिशुनाग और कालाशोक। शिशुनाग ने अवंती और वत्स राज्य पर अधिकार करके उसे मगध साम्राज्य में मिलाया, और इस समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग शामिल था। शिशुनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इस वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक है कालाशोक। इसका नाम पुराणों में काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर फिर से यानी पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, और इसी के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो इसके समय में आयोजित की गई, और इस संगीति में विभेद उत्पन्न होने के कारण ये दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, स्थविर और महासंघिक। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन। अगला महत्वपूर्ण वंश जिसने मगध पर शासन किया वो है नंद वंश, और इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद माना जाता है। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियास कहा जाता है। एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एक राड और एक क्षत्र की उपाधि भी धारण की। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे, जिसमें घनानंद जो था, 8वां पुत्र घनानंद, वो सिकंदर का समकालीन था। घनानंद के समय 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया 325-26 में। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके, उसका मर्डर करके मौर्य वंश का शासन स्थापित किया, मौर्य वंश की नींव डाली। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।